नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 12 समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी थ्योरी को समझाया था। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम इसकी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1914 यानी 1914 में। फिर है पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के किस क्षेत्र पे पड़ा? तो सभी पे पड़ा, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी पे इसका प्रभाव पड़ा, उपयुक्त सभी। भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक कौन से हैं? पश्चिमीकरण है, धार्मिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, नगरीकरण है, तो उपयुक्त सभी। सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा एम जन श्रीनिवास। लर्नर ने आधुनिकीकरण की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो उसने सभी विशेषताओं का उल्लेख किया, चाहे वो शिक्षा का प्रसार हो, नगरीकरण में वृद्धि हो, चाहे वैज्ञानिकों की भावनाएं हो, इन सभी के बारे में बताया है। फिर है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्नोल्ड टॉयनबी इसके लेखक हैं। फिर है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो देखिए, जहां आरा शाह नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति के बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? एम.एन. श्रीनिवास का। पश्चिमीकरण ने समाज में किस नवीन वर्ग को जन्म दिया? तो इसका आंसर होगा अभिजात वर्ग को जन्म दिया। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के कितने स्तर के बारे में बताया है? 2 स्तरों के बारे में, मानववाद और बुद्धिवाद। फिर है समाजशास्त्र की कौन सी अवधारणा जाति और संस्तरण पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या करती है? तो इसका आंसर होगा संस्कृतिकरण, यानी कौन सी ऐसी है जो हमारी संस्कृति को बताती है? तो इसका आंसर संस्कृतिकरण। किस समाजशास्त्री ने जाति व्यवस्था को उधरमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित किया था? तो एक ही व्यक्ति, आप इसी का नाम बार बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एम.एन. श्रीनिवास। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन हैं? एस.वी. केतकर। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक डी.एन. मजूमदार। फिर देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाएं को पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। यह कथन किस विद्वान ने दिया? तो ब्रायन आर विल्सन के द्वारा यह कथन दिया गया। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इससे समस्त सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। यह कथन किसका है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का ये कथन है। आधुनिकीकरण कोई उद्देश्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, कोई अपनाई जाने वाली वस्तु नहीं बल्कि उसमें सम्मिलित होना है। यह कथन W.J. स्मिथ का है। और फिर देखिए, आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया, यह कथन किस विद्वान का है? तो मकीबेन ने उक्त कथन को प्रस्तुत किया है। तो हालांकि इसमें बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, और हालांकि जो मेन है इसके अंदर वो एस.एन. श्रीनिवास ही हैं, लेकिन हमें तो ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। फिर देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन शब्द किस परिवर्तन को बताता है? तो आपको पता है भी, संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि संरचना में परिवर्तन, समाज की संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। जब किसी समाज की संरचना में परिवर्तन होता है तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैं, यानी जब समाज बदलता है तो उसके रीति रिवाज भी बदलते हैं। इसके साथ ही संरचनात्मक परिवर्तन मनुष्य के आचार व्यवहार, उसके मनोभावों को भी व्यक्त करता है। यानी जब समाज बदला तो मनुष्य बदलेंगे, उसके आचार विचार सभी बदल जाएंगे। संरचनात्मक परिवर्तन एक प्रकार से समाज की आधारशिला है, यानी कि ये वो आधारशिला है जिससे समाज बदलता है, जिसके आधार पर किसी को समाज की सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये इसके अंदर कुछ फैक्ट हैं। फिर है संरचनात्मक परिवर्तन समाज में एक परिवर्तनशील व्यवस्था है।
जो मानवीय क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो मेन बातें वही हैं कि एक समाज किस प्रकार से बदलता है, जब बदलता है तो उसमें क्या, यानी कि क्या उसकी रचनाएं होती है, क्या उसमें परिवर्तन आता है। फिर है कि औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की उत्पत्ति किन दो घटनाओं की परिणति है जो कि परस्पर आपस में संबंधित है। तो देखिए दो घटनाएं। प्रथम घटना 19वीं सदी के समाज सुधारकों की भूमिका, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे, ये कुछ समाज सुधारक थे उस समय। द्वितीय घटना 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा किए गए सुनियोजित व अथक प्रयास। राष्ट्रवादी नेता जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सभी उस समय के, केशव चंद्र सेन, तो ये सब यानी उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने यानी कि बहुत प्रयास किए समाज को सुधारने के लिए। और इन समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेताओं का मूल उद्देश्य सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाना था। यानी मेन फैक्ट इनका जो था, मेन उद्देश्य जो था, उस समाज को सुधारना था। क्योंकि लोगों के साथ उस समय क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो उन भेदभावों को, उन प्राचीन कुरीतियों को इनके द्वारा खत्म किया गया। फिर देखिए सतीश सब्रवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन के 3 पक्षों की चर्चा की है। कौन से 3 पक्ष हैं? संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन, संगठनों के स्वरूप और विचारों की प्रकृति। औपनिवेशिक भारत यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक अंग्रेजों का काल, आधुनिक परिवर्तनों को बल प्रदान करने में इन तीनों पक्षों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। और इन पक्षों ने समाज को एक छोर से दूसरे छोर पर रहने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया, यानी कि बहुत सुविधाएं दी। कम्युनिकेशन यानी संचार माध्यम, हाँ, एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के कारण हुई थी, जिससे लोगों में जन जागरूकता फैले। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संचार के उन साधनों के नाम लिखें जिन्होंने समाज सुधारकों, राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को आगे पहुंचाया था। तो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा वो अपने विचार छपवाते थे, टेलीग्राम था, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, तो ये कुछ थे जिनके द्वारा उन्होंने अपनी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया था। समाज में प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा सूचनाओं के प्रसार का कार्य है लोगों में चेतना उत्पन्न करना, तो इन्हीं के माध्यम से की जाती थी ताकि लोग जागरूक हो सके उस राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति। और फिर नेक्स्ट है कि पश्चिमीकरण का अर्थ क्या है। तो पश्चिमीकरण का अर्थ, तो देखिए समाजशास्त्र में सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग M.N. श्रीनिवास ने किया। पश्चिमी देशों के रीति रिवाज, जीवन शैली, रहन सहन के तरीके आदि का अनुसरण करना, यानी दूसरे देश जो थे उनके रीति रिवाजों को फॉलो करना, उनकी जीवन शैली को अपनाना। और जब पूर्वी देशों के व्यक्तियों के द्वारा ये सब किया गया तो इस प्रक्रिया को पश्चिमीकरण नाम दिया गया। योगेंद्र सिंह ने कहा कि मानववाद बुद्धिवाद का ही दूसरा नाम है, यानी पश्चिमीकरण जो है मानव और बुद्धिवाद का दूसरा नाम है। इसके अनुसार समाज, वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक विकास, शिक्षण प्रणाली की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय आदि पश्चिमीकरण के विकास के फल हैं। फिर नेक्स्ट है पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के किन क्षेत्रों पर पड़ा। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारत में शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी शिक्षा में बदलने का कार्य इसी प्रक्रिया का है। पश्चिमीकरण से पारंपरिक कर्मकांडों में कमी आई, यानी जो अंधविश्वास थे वो कम हो गए हैं, राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा मिला, देश मजबूत बना है। और अभिजात वर्ग का, यानी कि एक नया वर्ग बना है जिसे अभिजात वर्ग कहा गया, यानी जिसे हम संशोधित वर्ग कह सकते हैं। एक पुराना वर्ग था जिसके अपने रीति रिवाज थे, लेकिन एक नया वर्ग बना जिसके अपनी रीति रिवाज है। फिर देखिए भारतीय संस्कृति की भोजन शैली की पश्चिमीकरण ने किस रूप से प्रभावित किया। भोजन शैली देखिए, पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्तियों को धरती पर बिठाकर भोजन करवाया जाता था, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन पश्चिमीकरण यानी हमने दूसरे देशों से क्या सीखा कि आज हम टेबल कुर्सी का प्रयोग करते हैं। और भोजन करने के पश्चात पूरे फर्श को गोबर से लीपकर साफ पवित्र किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। अब मेज़ पर हम कपड़े हटाकर ही उन्हें साफ कर दिया जाता है या कपड़े से उसे साफ कर देते हैं। तो यानी कि हमारी जो परंपरा थी, भोजन का करने का तरीका था, वो भी बदल गया है। भारतीय समाज में भोजन करने की परंपरा को एक धार्मिक कार्य माना जाता था, और ये वही चीज़ है। समाज में सदस्यों में भोजन करने के तरीकों में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का सिद्धांत देने से पूर्व किस समाज का अध्ययन किया था।
भारत में एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च या निम्न मान जाती है। एम.एन. श्रीनिवास ने इन्हीं जातियों के बारे में अध्ययन किया था। और श्रीनिवास ने जातियों की विवेचना करने के लिए समाज में वंचित वर्गों के लिए निम्न जाति शब्द का प्रयोग भी किया। उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर के रामपुरा गांव की कुर्ग जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक जीवन के विश्लेषण के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा, यानी जो ये संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है 1952 में एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया। किस कारण से दिया गया? जब उन्होंने, यानी कि दक्षिण भारत का जो शहर मैसूर का एक गांव था रामपुरा, वहाँ रहने वाले जो लोग थे कुर्ग जाति के, उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को देखा, तो उन्होंने, यानी कि उनमें क्या क्या परिवर्तन आए उनको देख करके ये कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा? संस्कृतिकरण का, 1952 में। उन्होंने अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोबर्स ऑफ साउथ इंडियन, कोबर्स नहीं है, ये कुर्ग आना चाहिए, यहाँ पर कुर्ग आएगा, क्या पता यही हो प्रारंभ में कोबर्स, लेकिन आई थिंक कुर्ग होना चाहिए। और उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को यानी कि ब्राह्मणीकरण का नाम दिया। और क्योंकि उन्होंने देखा कि जाति ब्राह्मणों को आदर्श मानकर उनकी प्रथाओं का अनुसरण कर रही, यानी कि वो जो जाति थी वो ब्राह्मणों का अनुसरण करती, जो ब्राह्मणों में प्रथाएं थी उनका ही वो अनुसरण किए जा रही थी। तो बस यही चीज़ थी, इसी को देख करके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम रखा गया संस्कृतिकरण। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। फिर नेक्स्ट है कि एस.वी. केतकर ने संस्कृतिकरण की क्या परिभाषा दी। केतकर की जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जो उस जाति विशेष के सदस्यों में पैदा होते हैं, अन्य में नहीं। यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि जो एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जो एक जाति विशेष के सदस्य, यानी कि एक जाति उसी जाति में चलती है जो उसी जाति में पैदा होते हैं, वो किसी दूसरी जाति में नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब है कि जो कास्ट चल रही है वो कास्ट ही चलती रहेगी, ये वो कहना चाहते हैं। केतकर के अनुसार जाति व्यवस्था में एक जटिल व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित होती है, और जो व्यक्ति जिसकी जाति में जन्म लेगा उसकी परिस्थिति का निर्धारण समाज में उसी से आंका जाएगा। यानी जिस कास्ट का व्यक्ति होगा उसकी प्रतिष्ठा, उसकी रेपुटेशन उसी के अनुसार होगी। अगर वो निम्न कास्ट का है तो उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल डाउन होगी, अगर वो उच्च कास्ट का है तो उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर देखिए संस्कृतिकरण एक प्रोत्साहन की 3 कारकों का उल्लेख करें। 3 कारक क्या है? यातायात संचार के साधन हैं, कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता है। देखिए मंत्रोच्चारण की प्रथा के कारण ब्राह्मणों के संस्कार सभी हिंदू जातियों के लिए सुलभ हो गई। फिर राजनीतिक प्रोत्साहन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फिर है लंबवत सामाजिक गतिशीलता क्या है? यदि कोई निम्न जाति का सदस्य संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकता है तो उसे लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी कोई लो कास्ट का व्यक्ति यानी संस्कृति रीति किसी दूसरे के रीति रिवाजों को फॉलो करके अपनी जो स्थिति है उसको अगर वो ऊपर उठाता है तो वो कहलाती है लंबवत सामाजिकरण। यही है इसके अंदर, जैसे वही चीज़ है कि भारत में कुर्ग लोगों द्वारा अपनाएगी कौन सी जाति? ब्राह्मणों की जाति के जो नियम थे उसको फॉलो करके वो अपनी जाति को उच्च करना चाहते थे। इसके अलावा उच्च भी, जैसे राजस्थान व मध्य प्रदेश की भी कुछ जातियाँ, भील, गौड़ जनजाति, ये भी है। फिर देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण के संबंध में एवरक्रामी ने क्या कहा। धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धार्मिक विचार, रिवाज, संस्थाएं अपने सामाजिक महत्व को समाज में कम कर रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जो सर्वधर्म समभाव की भावना को विकसित करके सभी धर्मों के प्रति समान आदर, श्रद्धा प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब है सभी धर्मों का आदर करना, सभी को एक साथ एक अनुरूप में रखना। तो यही चीज़ है। श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा के जो 3 तत्व बताए हैं वो कौन से हैं? धार्मिकता में कमी, यानी जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास होगा धार्मिक भावनाओं में कमी आती है। तार्किकता, लोगों की सोच विकसित होती है, लोगों को विभेद करना यानी कि सही गलत का फैसला करना आ जाता है, विभाजित कर सकते हैं। और यही चीज़ है। ब्रायन विल्सन ने धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के किन 2 कारकों का उल्लेख किया है? तो देखिए इसमें 2 कारक निम्नलिखित हैं।
पहले इसकी डेफिनेशन, ब्रायन आर विल्सन के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ का प्रभाव बहुत हद तक मुक्त करता है। तो दो कारक हैं, साम्यवादी विचारधारा का उदय और ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों का विकास। ये कुछ कारक हैं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। योगेंद्र सिंह द्वारा आधुनिकीकरण की परिभाषा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। योगेंद्र सिंह है या फिर एम.एन. श्रीनिवास है, उनके द्वारा जो भी डेफिनेशन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो आधुनिकीकरण एक संस्कृति प्रत्युत्तर के रूप में मौजूद है। आप जानते हैं आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन आज का समाज, आज के लोग, आज के रीति रिवाज, आज का कल्चर यानी किस प्रकार का है, आज क्या क्या तरक्की है, क्या क्या उन्नति हो रही है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर भी कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिकीकरण का आशय केवल प्राद्योगिक उन्नति से नहीं है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समकालीन समस्याओं के लिए मानविकी का आंतरीकरण व यानी कि वही चीज़ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लर्नर द्वारा आधुनिकीकरण की विशेषताएं 4 दी गई है। अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में 4 विशेषताएं कौन सी है? वैज्ञानिक भावना, नगरीकरण में वृद्धि, संचार साधनों में क्रांति, प्रति व्यक्ति आय में यानी हर व्यक्ति की आय में भी बढ़ोतरी। तो ये दी गई है, मेन यही है। फिर है आधुनिकीकरण क्या है? तो देखिए, आधुनिकीकरण को आधुनिकीकरण के एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र में पोस्ट मॉडर्निटी कंडीशन में उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का प्रतिपादन अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया और इसका अर्थ है कि इससे आशय के एक ऐतिहासिक काल से है। यह काल आधुनिकता के काल की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है, यानी कि पुराना समय गया और नया युग आया, वो आधुनिकता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथनी गिंडेंस ने आधुनिकता में होने वाले ऐसे परिवर्तनों को पछेती आधुनिकता कहा है, जिनमें 2 प्रमुख हैं, वैश्वीकरण और परावर्तनता। यानी परावर्तकता क्या होती है? दूसरों के व्यवहार के साथ साथ अपने व्यवहार में भी नियंत्रण, ये चीज़ होती है। फिर देखिए, आधुनिकता की अवधारणा के समय कोलिनिकोस ने क्या लिखा? उसकी जो पुस्तक है अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निटी, मार्क्सिस्ट और क्रिस्टियंस में लिखा कि उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर केवल ये बताती है कि समाज के कुछ सफ़ेद पोश लोग वाइट कॉलर अत्यधिक उपयोग करते हैं, यानी कुछ लोग, सफ़ेद पोश का मतलब लोगों की बात हो रही है यहाँ। इसके साथ ही अवधारणा एक पूंजीवादी अवधारणा भी है। समाज में समकालीन समाजशास्त्री प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद के प्रणेता माने जाते हैं, इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते। कोलिनिकोस ने की एक समकालीन समाजशास्त्र जिसके अनुसार उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का प्रयोग समाज के उच्च वर्गों के व्यक्तियों द्वारा अपने पेशे के अंदर कुछ गलत कार्यों को दर्शाते हैं। यानी इसका जो प्रयोग है उच्च जाति के लोग, उच्च वर्गों के लोग करते हैं, अपने व्यापार के लिए करते हैं, अपने पेशे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ गलत कार्यों को भी दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम बस यहीं तक ही करेंगे। इसके जो निबंधात्मक क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी बड़े हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।